आज की क्लास में हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे एमसीए 20। एक चीज लिखो, अथॉरिटीज अथॉरिटीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के अंदर सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी जो है उसका नाम है एमसीए। एमसीए की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। एमसीए का जो नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, ये सबसे क्या है, टॉप मोस्ट अथॉरिटी। हाँ, कंपनीज एक्ट के अंदर सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी जो है एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के अंदर को क्या क्या आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के अंदर आता है आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरडी रीजनल डायरेक्टर, आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद इसमें आता है हमारा एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनएफआरए नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी, एसएफआईओ। ये सब क्या आते हैं, ये इसके अंदर जो मिनिस्ट्री के अंदर अथॉरिटी आती हैं, ये अथॉरिटीज आती हैं। जो मेजर अथॉरिटी हैं कंपनीज एक्ट की, जिनका मेन रोल रहता है, जिसमें एक कंपनी को अपने फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, वो क्या कौन सी है? आरओसी, आरडी। आरओसी और आरडी क्या है? सबसे मेन अथॉरिटी है जहां पर कंपनी क्या करती है, आरओसी के पास कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाती है। जितने भी फॉर्म्स हैं वो सारे आरओसी में फाइल होते हैं। हर एक स्टेट का अलग आरओसी होता है, हर एक स्टेट का अलग आरओसी होता है। स्टेट वाइज डिफरेंट डिफरेंट आरओसी। पंजाब का आरओसी हर एक चैप्टर का, हर एक एरिया का आरओसी अलग है। हरियाणा का आरओसी, हरियाणा और दिल्ली का आरओसी एक ही है, दिल्ली के अंदर। हरियाणा और दिल्ली का आरओसी एक है। पंजाब का आरओसी कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर। ऐसे ही हर एक स्टेट का आरओसी है। आरडी जो है सात पूरे इंडिया के अंदर 7 आरडी। समझ आ गई मेरी बात? तो ये आपको ध्यान रखना है, जो हम हर एक चीज में बोलते रहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या फिर आरडी क्या होते हैं, एक हायरार्की में पूरी बता देता हूं। सबसे ऊपर आता है एमसीए, सबसे ऊपर आता है एमसीए, उसके नीचे आता है आरडी और सबसे नीचे आता है आरओसी। हायरार्की ये होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, आरडी, आरओसी। बेसिकली कंपनी अपनी मेजरली फाइलिंग किसको करती है? कंपनी या एलएलपी अपनी फाइलिंग करती है आरओसी के पास। आरओसी 2006 बिफोर
आफ्टर। 2006 से पहले जो भी कंपनी की फाइलिंग हुआ करती थी वो सारी क्या हुआ करती थी, फिजिकल हुआ करती थी। सारी फिजिकल फाइलिंग हुआ करती थी कंपनी की। कंपनी को आरओसी के ऑफिस जाना पड़ता था, आरडी के ऑफिस जाना पड़ता था फॉर्म फाइल करवाने के लिए, जिसमें क्या होती थी, लाइन लगी रहती थी बहुत लंबी लंबी, टाइम लगता था, पैसा लगता था, टाइम वेस्ट होता था, पता नहीं पूरा पूरा दिन आरओसी के ऑफिस में लग निकल जाता था। बट गवर्नमेंट ने देखा, उसके बाद गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एमसीए 20। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एमसीए 20। एमसीए 21 क्या है, गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है जिसका नाम है www.mca.gov.in। पहले जितनी भी गवर्नमेंट की जो आरओसी की सर्विसेज हुआ करती थी, आरओसी की, आरडी की, इनकी सर्विस हुआ करती थी, ये सारी अब सर्विस क्या कर दी गई है, ऑनलाइन कर दी गई है। अगर किसी को कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करवाना है तो वो भी क्या करवाना पड़ेगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन कंपनी को अपनी बैलेंस शीट फाइल करनी है, ऑनलाइन होगी। कंपनी को कोई अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, ऑनलाइन होगा। कंपनी को अपना बंद करना है, वाइंडिंग अप करना है, वो भी ऑनलाइन होगा। कंपनी को कोई कंप्लेंट फाइल करनी है, कंप्लेंट भी ऑनलाइन फाइल होगी। सब कुछ ऑनलाइन है। अब आपको सिर्फ अपने ऑफिस में बैठे हुए काम करना है, आपको आरओसी के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, बार बार आरओसी के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जब तक कि कुछ इमरजेंसी कोई स्पेशल काम ना हो, आप एमसीए 21 वेबसाइट से ही सब कुछ कर सकते हैं। एमसीए 21 वेबसाइट क्या है, ये एक तरह से डिजिटल ऑफिस है, ऑनलाइन ऑफिस है। जिस तरह से सारी वो सर्विस आरओसी जो ऑफलाइन देता है, वो सारी सर्विस आपको ऑनलाइन कहाँ मिल जाएगी, एमसीए की वेबसाइट पे मिल जाएगी। समझ आ गई मेरी बात। एमसीए क्या है, एमसीए 21 क्या है, यहाँ तक कोई डाउट हो जी बताओ। सर। क्लियर है हाँ एमसीए जी। 21। आगे बढ़े। यस सर। सिमरन एंड सुरेक्षा। यस सर। ओके सर क्लियर। ओके। एमसीए 21 जो क्या है, एमसीए 21 पढ़ते हैं, फटाफट इसको कंप्लीट कर लेंगे। ई गवर्नेंस मतलब एमसीए 21 क्या है। ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज द, ई गवर्नेंस की बात करते हैं सबसे पहले। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द गवर्नमेंट फंक्शन। ई गवर्नेंस का मीनिंग होता है एप्लीकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑन द गवर्नमेंट फंक्शन। एमसीए 21 क्या है, स्टैंड फॉर द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ एमसीए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का एमसीए 21 एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव था। इसको क्या बोला गया था, 21st सेंचुरी का, 21वीं सदी का ये क्या था, ई गवर्नेंस। मतलब एमसीए ने क्या कर दिया था, अपनी सर्विसेज को सारी ऑनलाइन कर दिया था। इसीलिए 21st सेंचुरी के अंदर एमसीए ने अपनी वर्किंग को, अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया गया था। इसीलिए इसको बोला गया था एमसीए 21। क्लियर है, समझ आ गई। हाँ जी सर। हाँ। हाँ जी। ऑब्जेक्ट क्या था इसका, ऑब्जेक्ट यस इसका सर। था टू फुलफिल द टू फुलफिल द टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस
to fulfill the expectation of the modern business कि भाई जितने भी मॉडर्न बिजनेस के स्टेक होल्डर्स जो भी स्टेक होल्डर्स थे, एक होता है शेयर होल्डर, एक होता है स्टेक होल्डर्स। इसमें कंफ्यूज मत होना। स्टेक होल्डर का मतलब होता है, स्टेक होल्डर के अंदर क्या आता है, स्टेक होल्डर के अंदर कोई भी आ सकता है। जो पर्सन एमसीए 21 के अंदर स्टेक होल्डर किसे बोला जाएगा, लिखो द पर्सन हु अवेल द सर्विसेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, उसको बोलेंगे एमसीए 21। तो स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए एमसीए 21 को इंट्रोड्यूस किया गया था। एमसीए 21 क्या है? इट इज अ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू द गवर्नमेंट फंक्शन। समझ आ गई? हाँ जी। हाँ सर स्टेक होल्डर का नहीं पता चला मुझे। स्टेक होल्डर का मतलब होता है हर वो पर्सन, मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। स्टेक होल्डर का मतलब होता है हर वो पर्सन जो एमसीए की सर्विस को यूज कर रहा है। मान लो आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आपने एमसीए पे कोई फॉर्म फाइल करा, तो इट मींस आप क्या हो? स्टेक होल्डर हो, आप एमसीए की सर्विस को यूज कर रहे हो। कंपनी के डायरेक्टर ने कोई फॉर्म फाइल करा, उसको बोलेंगे स्टेक होल्डर। कोई भी पर्सन, यहाँ पे कंपनी भी क्या है? स्टेक होल्डर है। जो भी पर्सन एमसीए की वेबसाइट को यूज कर रहा है, एमसीए से कोई सर्विस ले रहा है, तो वो क्या है? वो स्टेक होल्डर है। समझ आ गई? ठीक है जी सर। एमसीए 21 के अंदर फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कंपनीज एक्ट के अंदर देखो, मैं एक चीज बताता हूँ। कंपनीज एक्ट के हर एक चीज में, हर एक प्रोविजन के अंदर आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कंपनीज एक्ट बेसिकली किसके ऊपर बेस्ड है? जो कंपनीज एक्ट है वो बेसिकली बेस्ड है कि आपको डिस्क्लोजर्स देने हैं, कंपनी को डिस्क्लोजर देने हैं। या तो कंपनी को कोई फॉर्म फाइल करना है, या कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना है, या कंपनी को कोई रिटर्न फाइल करनी है, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी वे में। किसको? आरओसी को, आरडी को, या एमसीए को। तो भाई पहले क्या होता था, जो ये फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कंपनीज एक्ट के अंदर ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। आपने देखा होगा कि कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेशन करवाना है तो इनकॉर्पोरेशन के लिए भी फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कराना है, कंपनी को डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है, कंपनी को कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करनी है, कंपनी को बैलेंस शीट फाइल करनी है, तो सारे उसके लिए फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट के अंदर ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। एमसीए 21 के लॉन्च होने से पहले सारा जो काम हुआ करता था वो फिजिकली मैनुअली हुआ करता था, आपको आरओसी के ऑफिस में जाना पड़ता था। लेकिन द सेंट्रल गवर्नमेंट अमेंड द कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल रूल एंड फॉर्म 1956 इन फरवरी 2006। कंपनीज एक्ट ने क्या कर दिया था? सारी वर्किंग को चेंज कर दिया था और वेबसाइट का क्या, सारे डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नोटिफाई कर दिया था, जिसकी वजह से कौन सा कंसेप्ट आया? एमसीए 21 का। समझ आ गई? क्लियर है? एमसीए 21 के अंदर, एमसीए 21 के अंदर आप कौन कौन सी एजेंसी की सर्विस अवेल कर सकते हैं? अगर आपको आरओसी में कोई फॉर्म फाइल करना है, एमसीए की वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो। आरडी का कोई फॉर्म फाइल करना है, आपको एमसीए की वेबसाइट पे मिलेगा। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर, ओएल मतलब ऑफिशियल लिक्विडेटर। ओएल का मतलब है ऑफिशियल लिक्विडेटर। कंपनी जब वाइंड अप में जाती है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, तो उसके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग भी सारा कहाँ पे मिलेगा आपको सर्विसेज?
MCA 21 की वेबसाइट पे। SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अगर कंपनीज एक्ट के अंदर कोई फ्रॉड हुआ है तो उसके लिए कंप्लेंट कहाँ फाइल होगी? SFIO में फाइल होगी, और वो भी ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल होती है, और वो कंप्लेंट आप कहाँ फाइल करोगे? MCA की वेबसाइट पे फाइल करोगे। एक एजेंसी होती है NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसके रिगार्डिंग भी आपको सर्विसेज कहाँ मिलेगी? MCA की वेबसाइट पे मिलेगी। और NCLAT, NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। NCLT का मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और NCLAT का मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। मतलब जितनी भी ये एजेंसी हैं, ये सारी किसके अंडर आती हैं? ये MCA के अंडर आती हैं। और अगर आपको इन एजेंसी में कि कहीं भी कोई भी फॉर्म फाइल करना है तो वो आपको कहाँ मिलेगा? वो MCA की वेबसाइट पे मिलेगा। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। जी सर। सर NFRA का क्या काम होता है? बताता हूँ, आएगा अभी। NFRA का काम क्या होता है, मैंने जब आपको बताया था, जब हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड समझ रहे थे, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 129, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अंदर 3 अथॉरिटी थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, ICAI और NFRA। NFRA क्या काम करती थी? मैंने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में बताया था आपको। उसका काम होता है मॉनिटर करने का एंड एग्जामिन करने का। किस चीज को? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को। वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को रिकमेंड करती है, मॉनिटर करती है, एग्जामिन करने का, है ना? तो ये NFRA का काम होता है। अथॉरिटी होती है ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को क्या करती है? रिकमेंड करती है, एग्जामिन करती है। क्लियर है मेरी बात? अब आता है आपके सामने जो हम ROC करते रहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्या होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की लिखो डेफिनेशन जो बता रखी है सेक्शन 2 क्लोज 75 के अंदर बता रखी है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंदर कौन कौन आता है? इसके अंदर आता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार, इसके अंदर रजिस्ट्रार आता है, एडिशनल रजिस्ट्रार आता है, जॉइंट रजिस्ट्रार आता है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार आता है, जॉइंट रजिस्ट्रार आता है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार आता है, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार आता है। जिसका ड्यूटी क्या होती है? जिसकी ड्यूटी होती है ड्यूटी ऑफ रजिस्टरिंग द कंपनी एंड डिस्चार्ज वेरियस फंक्शन होता है। जो कंपनी को रजिस्टर करने की ड्यूटी परफॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं? ROC। उसे क्या कहते हैं? ROC। समझ आ गई? वो पर्सन जो कंपनी को रजिस्टर करने की ड्यूटी परफॉर्म करता है, जिसके पास कंपनी को रजिस्टर करने की ड्यूटी है, और जो कंपनीज एक्ट के अंदर जो उसे जो काम मिले हुए हैं वो सारे काम करता है, तो उसे जो कंपनीज एक्ट के अंदर काम करता है तो उसे कहते हैं ROC। ROC अपॉइंटेड इन द वेरियस स्टेट। हर एक स्टेट का अलग ROC होता है। यूनियन टेरिटरी का अलग ROC होता है। तो उसको जो ड्यूटी दी गई है वो अपनी उसी तरह से कंपनी के रिगार्डिंग उस स्टेट में और उस यूनियन टेरिटरी में अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। समझ आ गए? क्लियर है? और जो ROC है, ROC किसकी जुरिडिक्शन के अंदर काम करता है? ROC के ऊपर किसका कंट्रोल होता है? ROC के ऊपर कंट्रोल होता है RD। द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द ROC। किसको दिया है? RO। तो आप लिख लो, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है ऑन द ROC वो किसका होता है? रीजनल डायरेक्टर का। समझ आ गई? ROC किसके अंडर काम करते हैं? ROC वर्क अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ द RD, रीजनल डायरेक्टर। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे ROC होता क्या है तो क्या बताओगे आप?
who are the responsible for the registration of the companies and जो आरडी के अंडर काम करती हैं। यस, हर एक स्टेट का, हर एक यूनियन टेरिटरी का डिफरेंट आरओसी होता है, क्लियर है। और जो डिस्चार्ज करते हैं, जो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं अंडर दी कंपनीज है, जो अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं अंडर दी कंपनीज है। हाँ, और उसके बाद ये इनके बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं, दीज ऑफिस फंक्शन हैज रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड रिलेशन टू द कंपनी। ये मतलब ये कंपनी के जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं उसको प्रॉपरली क्या करते हैं, ये अलग अलग तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, प्रिपेयरिंग द रजिस्टर ऑफ कंपनी, उसके बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, आप ये सारी इंस्पेक्शन से रिलेटेड ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, आरओसी प्रोवाइड करता है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा, क्लियर है। आरओसी का समझ आ गया। जी सर। आरडी, हर एक रीजन का एक अलग आरडी होता है, जो जिस रीजन के अंदर मतलब क्या है, हर एक रीजन का अलग आरडी है। रीजन कौन कौन से हैं हमारे, बताओगे? रीजन कौन कौन से हैं हमारे? नॉर्थ, सर स्टेट, यूनियन टेरिटरी। नॉर्थ हो गया, वो तो स्टेट यूनियन टेरिटरी वो अलग चीज है। रीजन हमारे होते हैं जो हमारे एरियाज, नॉर्थ एरिया, साउथ एरिया, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, ठीक ठीक, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग रीजनल। टोटल हमारे 7 आरडी हैं, 7 आरडी। और इन एरिया के अंदर जितने जितने स्टेट आते हैं उन स्टेट के ऊपर आरडी का कंट्रोल होता है। इन एरिया के अंदर जितने जितने आरओसी आते हैं हर एक स्टेट के, जैसे नॉर्थ के अंदर कौन कौन सी स्टेट आते हैं बताओगे? नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, और भाई हमारा इधर दिल्ली, राजस्थान। ये सारे क्या हैं, दिल्ली, राजस्थान, ये क्या है, नॉर्थ के हैं ये राज्य, ये सब नॉर्थ है हमारा, ये नॉर्थ साइड है। नॉर्थ साइड के जितने भी आरओसी होते हैं वो सब किसके किसके आएंगे, जो नॉर्थ का आरडी होगा उसके कंट्रोल में होंगे, उसके कंट्रोल में होंगे। ऐसे ही साउथ के जो केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो उसके किसके अंडर होंगे, साउथ के आरडी के अंडर होंगे वो आरओसी। समझ आ गए? हाँ जी। तो अगर मैं बात करूं रीजनल डायरेक्टर की, तो रीजनल डायरेक्टर इंचार्ज होता है हर एक रीजन का, हर एक एरिया का। ईच रीजन कंप्राइजिंग नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। हर एक रीजन में अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी है। साउथ के अंदर अलग स्टेट आते हैं, नॉर्थ के अंदर अलग स्टेट आते हैं, ईस्ट के अंदर अलग स्टेट आते हैं, वेस्ट के अंदर अलग स्टेट आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग आते हैं। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग स्टेट आते हैं, और उस अलग अलग रीजन और स्टेट के जो आरओसी होते हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं, आरडी के कंट्रोल में होते हैं। आरडी इज इन चार्ज ऑफ द रिस्पेक्टिव रीजन, ईच रीजन कंप्राइजिंग अ नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। दे सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आरडी क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं उन हर एक एरिया के जो आरओसी हैं उनकी ऑफिस की वर्किंग को सुपरवाइज करते हैं। और किसकी वर्किंग को, ऑफिशियल लिक्विडेटर, उस एरिया के जो ऑफिशियल लिक्विडेटर हैं उसकी वर्किंग को सुपरवाइज करते हैं। दे ऑल्सो मेंटेन, लाइजन का मतलब क्या होता है, रिलेशन। दे ऑल्सो मेंटेन रिलेशन विद द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मैटर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी एंड एलएलपी। और उनका रिलेशन उस एरिया की सेंट्रल गवर्नमेंट, उस एरिया की स्टेट गवर्नमेंट से भी होता है। किस मैटर से रिलेटेड, कंपनीज के और एलएलपी एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर से रिलेटेड। समझ आ गई? तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर है जिसको डेलीगेट किया हुआ है आरडी पे।
आरडी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर दे रखी है जो वो परफॉर्म करती है। समझ आ गई? तो ये होते हैं आरडी। आरडी और आरओसी समझ जी आ गया? सर। क्लियर है? जी सर। कोई डाउट किसी का आरडी और आरओसी में? हाँ जी, नो सर। ठीक है। अब आता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर, ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या होता है? ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है, जिसको अपॉइंट किया गया है, मीन्स अ पर्सन, मीन्स अ ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन, ये ऑफिसर होता है, अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 359 of the Companies Act 2013, appointed under section 359 of the Companies Act 2013। समझ आ गई? ऑफिशियल लिक्विडेटर जो होता है वो एक गवर्नमेंट क्या है, सर्वेंट की तरह काम करता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर मीन्स ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 359 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। As per section 359 subsection 1 of the Companies Act 2013, for the purpose of this act, so far as it relate to the winding up of the company। ऑफिशियल लिक्विडेटर कब अपॉइंट होता है? जब कंपनी वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग में चली गई। आप नोट कर लो, ऑफिशियल लिक्विडेटर कब प्रोसीड अपॉइंट होता है? वाइंड अप कर ली। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी वाइंड अप चली गई होती है। वाइंडिंग ये लिखा हुआ है कि as per section 359 subsection 1 of the Companies Act 2013, for the purpose of this act, so far as it relate to the winding up of the company, the tribunal, the central government may appoint many official liquidator। Official liquidator या joint deputy assistant official liquidator as the case may be necessary to discharge the function of official liquidator। तो जब कंपनी वाइंड अप में चली जाती है, ट्रिब्यूनल या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑफिशियल लिक्विडेटर को। ऑफिशियल लिक्विडेटर जॉइंट भी हो सकता है, डेप्यूटी भी हो सकता है, असिस्टेंट ऑफिशियल लिक्विडेटर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये सारे ऑफिशियल लिक्विडेटर की डेफिनेशन में आते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। हाँ जी। ऑफिशियल लिक्विडेटर जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? उनको अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये फुल टाइम ऑफिसर होते हैं, ये गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं। ऑफिशियल लिक्विडेटर को बनने के लिए आपको प्रॉपरली एक एग्जाम होता है, वो देना पड़ता है। ये गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं प्रॉपरली, तो आप और जो भी ऑफिशियल लिक्विडेटर होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं। और कब अपॉइंट होते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। पहली 3 अथॉरिटी क्लियर है आप लोगों को? जी सर। आरओसी, आरडी, ऑफिशियल लिक्विडेटर में कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, SFIO क्या होता है? द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो होता है is expected to be a multidisciplinary organization consisting of expert in the field of। SFIO के अंदर क्या होता है? अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, अकाउंट्स की फील्ड का, फोरेंसिक की फील्ड का, ऑडिट की फील्ड का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड का, जो क्या काम करते हैं? जो इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं कंपनी लॉ के अंदर। जो जितने भी मैटर होते हैं, अगर कहीं पे फ्रॉड है और किसी कंपनी ने फ्रॉड किया है और फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन करने का काम किसके पास होता है? SFIO के पास होता है। जैसे क्राइम हुआ है, क्राइम के केस में CBI होती है, तो ऐसे ही कंपनी लॉ में कोई फ्रॉड हुआ है तो उस फ्रॉड के लिए SFIO होते हैं, जो जिसके अंदर अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, जो अलग अलग फ्रॉड को क्या करते हैं? डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। समझ आ गए? क्लियर है? जी सर। हाँ। अब आता है हमारे पास नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इस अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने बनाया था 1 अक्टूबर 2018 में। ये नई अथॉरिटी है,
1 अक्टूबर 2018 में ये अथॉरिटी बनी थी, इससे पहले ये अथॉरिटी नहीं हुआ करती थी। गवर्नमेंट ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया था 1 अक्टूबर 2018 में। इसके काम क्या है? इसके काम है रिकमेंड द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड टू बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर अप्रूवल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या करता है? ये अकाउंटिंग पॉलिसी को, ऑडिटिंग पॉलिसी को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या करता है? रिकमेंड करती है। दूसरा, मॉनिटर करता है, मॉनिटर एंड एनफोर्स द कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ये ओवरसी करता है, ओवरसी मतलब सुपरवाइज करता है द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएटेड विद द एंश्योरिंग कंप्लायंस विद सच स्टैंडर्ड। मतलब ये कह लो कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, क्योंकि ऑडिटिंग का काम और अकाउंट्स प्रिपेयरिंग का काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास होता है, तो ऑडिटिंग, तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विसेज को भी क्या करता है? ओवरलुक करता है, सुपरवाइज करता है, चेक करता है कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और परफॉर्म करता है सच अदर फंक्शन एंड ड्यूटी हैज बीन नेसेसरी और इन्सिडेंटल टू दी अफोर्सेड फंक्शन। समझ आ गई? तो इसका मेजरली काम क्या होता है? रिकमेंड करना, मॉनिटर करना, ओवरसी करना, ये तीन इसके मेजर काम होते हैं। ये रिकमेंड क्या करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। मॉनिटर क्या करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ओवरसी क्या करता है? क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशनल। क्लियर है? समझ आ गई? प्रोफेशनल। हाँ हाँ। हाँ जी। जी सर। सब रूल 1, Sub Rule 1 of Rule 4 of NFRA Rule 2008 provide that authority shall protect the public interest and the interest of investor, creditor, or other associated with the company or body corporate governed under Rule 3। NFRA क्या करेगी? NFRA का एक और अथॉरिटी है, NFRA की एक और ड्यूटी है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी। जितने भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टर हैं, क्रेडिटर हैं, कोई भी जो कंपनी के साथ जुड़ा है किसी ना किसी तरह से, उन सबके इंटरेस्ट को, उन सबके हित को ये अथॉरिटी क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी। तो इसीलिए ये अथॉरिटी बनाई गई है। समझ आ गई? एनएफआरए क्लियर है? जी सर। हाँ। अब हमारे पास आता है, अभी तक की जितनी अथॉरिटी हमने आरओसी की बात की, आरडी की बात की, हमने ऑफिशियल लिक्विडेटर की बात की और एनएफआरए की बात की, ये सब अभी तक आपको क्लियर है? किसी में कोई डाउट अभी तक? नो सर। नो सर। अब बात करते हैं एनसीएलटी, एनसीएलएटी क्या होता है? कंपनी लॉ से रिलेटेड, कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं उसके लिए अलग से एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, एक कोर्ट बना रखी है जिसका नाम है एनसीएलटी। एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी लॉ के सारे मैटर, कंपनी के सारे मैटर कहाँ फाइल होते हैं? वो किसी कोर्ट में फाइल नहीं होते, वो फाइल होते हैं एनसीएलटी के अंदर। और जैसे हाई कोर्ट होती है, जैसे हाई कोर्ट हुई, ऐसे ही क्या होता है? एनसीएलटी होता है। जैसे अपील हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है, ऐसे ही एनसीएलटी की अपील एनसीएलएटी में फाइल होती है, और एनसीएलएटी की अपील कहाँ फाइल होती है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये अपीलेट अथॉरिटी होती है। समझ आ गई? हाँ जी। क्यों इसको बनाया गया था? क्योंकि ऑलरेडी नॉर्मल कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, इनके पास ऑलरेडी केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा है, हर तरह के केसेस का। कोई किस तरह का केसेस, कोई किस तरह का केसेस। तो इसकी वजह से क्या हुआ? कंपनी ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने क्या किया? कंपनी लॉ के मैटर्स को जल्दी से जल्दी रिजोल्व करने के लिए अलग से एनसीएलटी बना दिया कि भाई कंपनी लॉ के जितने भी मैटर हैं वो कहाँ फाइल हो? वो एनसीएलटी में फाइल। द सेटिंग अप ऑफ एनसीएलटी और एनसीएलटी आर अ पार्ट ऑफ एफर्ट टू मूव ए रिजाइम ऑफ फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट। कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट्स हो उनको जल्दी से रिजोल्व करने के लिए अलग से क्या बनाया गया? एनसीएलटी में बनाया गया। कंपनी लॉ के जितने भी केस होंगे वो सारे कहाँ फाइल होंगे? एनसीएलटी में फाइल होंगे, और जो अपील होगी
वो कहाँ फाइल होगी, NCLAT में फाइल होगी। समझ आ गए। ये बनी कब थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इसको बनाया कब था, 1 जून 2016 में। नोटिफाई किया गया था NCLAT को और NCLAT को। समझ आ गई, क्लियर है, सारे का सारा क्लियर है, सब कुछ काम खत्म है जी सर। हाँ। एनसीएलटी की पावर जो है वो बता रखी है सेक्शन 408 और 410 ऑफ द कंपनी में। हम पढ़ेंगे आगे जाके, जब हम आगे अपने उसमें पढ़ेंगे कंपनी लॉ में, तो हम वहाँ पे ये भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इसमें इतना ही है। आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या होता है कंपनी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और अपीलेट ट्रिब्यूनल। हाँ जी जी सर। अब बात करते हैं इस MCA 21 के। MCA 21 क्या है बताओगे मुझे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वो तो MCA है, लेकिन MCA 21 क्या है? ये कुछ नहीं है, इट इज अ वेबसाइट ऑफ द वो ये MCA सारा क्या है 21 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सब क्या है हाँ, ये बात कर लो। अगर जहां पे भी टोटली MCA 20 चेंज हो चुका है। जहां भी MCA 21 की बात आ रही है, इट मींस द वेबसाइट ऑफ MCA की वेबसाइट। ये MCA की वेबसाइट की बात करते हैं। इजी अब बेनिफिट क्या थे वेबसाइट के आने से? बेनिफिट क्या क्या हुए? पहला, एलिमिनेशन ऑफ इंटरफेस विद द ऑफिसर्स ऑफ ROC, RD, MC। अब हमें बार बार किसी भी काम के लिए ROC के ऑफिस, RD के ऑफिस या MC के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, हम ऑनलाइन ही काम कर सकते हैं। तो इसने क्या कर दिया भाई, बार बार ROC के ऑफिस जाने से, RD के ऑफिस जाने से इसने बिल्कुल खत्म कर दिया। समझ आ गई, क्लियर है। दूसरा, बेटर जी सुपरविजन एंड सर। मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस। MCA 21 के आने से क्या हुआ, सारा डाटा ऑनलाइन मेंटेन होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से बेटर सुपरविजन और मॉनिटर करना आसान होने लग गया। म्यूचुअल बेनिफिट सिस्टम, भाई कंपनी को भी और गवर्नमेंट को भी, MCA 21 की वजह से कंपनी को भी और गवर्नमेंट को भी क्या हुआ, दोनों को फायदा हुआ। पेपर वर्क क्या हो गया, कम हो गया। MCA 21 के आने से पेपर वर्क जो है कम हो गया, काम स्पीडली होने लग गए। पहले लाइन में लगना पड़ता था, घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता था, बट अब स्पीडली, ट्रांसपेरेंटली और अच्छे मैनर में होने लगे। इफेक्टिव ड्यू डिलीजेंस, इफेक्टिव ड्यू डिलीजेंस का मतलब ये है, जो भी कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन फाइल कर रही है, उसका सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन मेंटेन होता है, सारे डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो इससे इफेक्टिव ड्यू डिलीजेंस, इफेक्टिव चेकिंग हो सकती है। एफिशिएंट सर्विसेज बाय द प्रोफेशनल, पहले क्या होता था, प्रोफेशनल जैसे CA, CS, ये क्या करते थे, ये कंपनी के बिहाफ पे ROC के ऑफिस जाते थे, पूरा पूरा दिन इनका ROC के ऑफिस में लग जाता था, जिसकी वजह से उनकी सर्विसेज पे क्या होता था, काफी ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट आता था, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते थे। लेकिन MCA 21 के आने से इनकी सर्विसेज भी क्या हुई है, एफिशिएंट हुई है। और सातवां पॉइंट क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली। MCA 21 एनवायरमेंट फ्रेंडली कैसे है, क्योंकि इसने पेपर वर्क कम कर दिया, पेपर वर्क कम हुआ तो पेड़ कटने वटने भी कम हो गए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी था। समझ आ गई? जी सर। हाँ, MCA की सर्विसेज क्या है? MCA जो आप ये पोर्टल है MCA 21, MCA की वेबसाइट जो है, MCA की वेबसाइट जो है, MCA की वेबसाइट कौन कौन सी सर्विसेज देती है? MCA की वेबसाइट पे आप कौन कौन सी सर्विस ले सकते हो? पहली सर्विस जो है, MCA की वेबसाइट आपको कंपनी की से रिलेटेड और LLP से रिलेटेड, कंपनी और LLP से रिलेटेड सारी की सारी जो भी फॉर्म फाइलिंग की, जो भी इनकॉर्पोरेशन की, जो भी वाइंडिंग अप की, कंपनीज एक्ट के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं, वो सारी आपको कहाँ मिल जाएंगी, वो आपको MCA की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। समझ आ गई? हाँ जी सर। तो कौन कौन सी मोटी मोटी सर्विस की बात कर लेते हैं। मेजर मेजर सर्विसेज MCA की वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगी, मेजर सर्विसेज?
पहली सर्विस का नाम आता है रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। रजिस्टर्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। MC21 एमसी की वेबसाइट पे फॉर्म फाइलिंग ऑनलाइन होती है सारी, हमें पता है ना। एमसी की वेबसाइट पे सारी फॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन होता है। किसी भी पर्सन को अगर ऑनलाइन फॉर्म फाइलिंग करना है, ऑनलाइन फॉर्म फाइल करने के लिए ऑनलाइन सिग्नेचर भी करना पड़ेगा। ये क्या कहना चाह रहा है, ऑनलाइन फॉर्म फाइल करने के लिए एमसीए पे कोई भी डायरेक्टर, कोई भी कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी जब ऑनलाइन फॉर्म फाइल करता है तो उसे क्या करना पड़ता है, फॉर्म पर साइन भी करना पड़ता है। अब ऑनलाइन फॉर्म पे साइन कैसे होता है, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर ये होना जरूरी है। जिस पर्सन को एमसीए पे ऑनलाइन फॉर्म फाइल करना है तो आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। समझ आ गई। तो सबसे पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जी सर। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैज प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट सबमिट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या कहता है, 2000, वो ये कहता है कि भाई कोई भी पर्सन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है तो ये चेक करने के लिए कि भाई वो जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है वो उसी पर्सन ने सबमिट किया है, तो उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर होना उस डॉक्यूमेंट पे जरूरी है। समझ आ गई। दिस इज सिक्योर और ऑथेंटिक वे टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट। जिस भी डॉक्यूमेंट पे डिजिटल सिग्नेचर लगेगा तो हम मान के चलेंगे कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो सिक्योर है, वो डॉक्यूमेंट जो है ऑथेंटिक है। ऐसे तो कोई भी फाइल कर देगा ऑनलाइन, है ना। अब ऑनलाइन जब काम होता है तो फ्रॉड होने के चांस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए मान लो सिमरन को कोई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कंपनी का फाइल करना था, कैसे पता चलेगा कि वो सिमरन ने फाइल किया है, तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिमरन के क्या होंगे, साइन लगेंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट तो ऑनलाइन है, सिमरन के साइन कैसे लगेंगे, तो सिमरन के पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। तो उसको एमसीए से पहले डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ेगा और हर एक डॉक्यूमेंट को लगाने पे उसको डिजिटल सिग्नेचर लगाने पड़ेंगे। हर एक डॉक्यूमेंट को सबमिट करने से पहले उसको डिजिटल सिग्नेचर लगाने पड़ेंगे और उसके बाद ही वो क्या कर सकती है, फाइल कर सकती है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, एमसीए की सर्विस को यूज करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर। समझ आ गए। तो ये डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। क्या होता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फाइल करने के लिए एमसीए सर्विस पे आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर की वजह से उस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी का, उस डॉक्यूमेंट की सिक्योरिटी का अश्योर किया जा सकता है। और हम ये भी पता कर सकते हैं कि भाई जिस पर्सन ने वो सबमिट किया है डॉक्यूमेंट, एग्जैक्ट वही पर्सन है जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा है। समझ आ गई। एमसीए पोर्टल पर हर एक पर्सन अपने डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर करा सकता है और कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, कोई अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कर सकता है एमसीए पोर्टल पर। तो एमसीए की सर्विस को यूज करने से पहले आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है। ठीक है सर। जी। दूसरी सर्विस है डिन। डिन अप्लाई फॉर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कंपनी के अंदर कोई भी पर्सन अगर डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। कोई भी पर्सन अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए,
डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आप ऑनलाइन एमसी की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? पहली दो सर्विसेज का समझ आ गया? हाँ जी सर। तीसरी सर्विस जी सर। व्यू मास्टर डिटेल्स। सर कोई भी अप्लाई कर सकता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन कोई नंबर भी के लिए? कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी के लिए? कोई भी, एनी पर्सन, एनीवन, कंपनी सेक्रेटरी, नॉर्मल अनपढ़ ठीक है आदमी सर। भी, अनपढ़ आदमी भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है ना? डायरेक्टर देखो, कंपनी का डायरेक्टर जी बनने सर। के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। अगर क्वालिफिकेशन की जरूरत होती तो आज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो अनपढ़ बिजनेसमैन है, तो शायद वो आज बिजनेसमैन नहीं बन पाते। ठीक है ना? जी सर। तीसरी सर्विस है व्यू मास्टर डिटेल्स ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड विद द आरओसी। आप एमसीए की वेबसाइट पे जाके किसी भी कंपनी का मास्टर डिटेल, मास्टर डाटा चेक कर सकते हो। किसी भी कंपनी, किसी भी एलएलपी का मास्टर डाटा चेक कर सकते हो। मास्टर डाटा क्या होता है? जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी का कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी का अथॉराइज शेयर कैपिटल कितनी है, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, कंपनी का डायरेक्टर कौन है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी का स्टेटस क्या है, ये सारा चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कल रिलायंस का दिखाया था, आपको दिखाया था ना मंशा, जी रिलायंस सर। का। जी सर। तो ऐसे आप हर जी एक सर, कंपनी दिखाया का, था आपने। हाँ, हर एक कंपनी का आप मास्टर डाटा, हर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का आप मास्टर डाटा क्या कर सकते हो? एमसीए की वेबसाइट पे ही चेक कर सकते हो ऑनलाइन। आपको चेक करना है कि टाटा कंपनी के अंदर, ठीक है सर। टाटा कंपनी के अंदर कंपनी सेक्रेटरी कौन है। आप एमसीए की वेबसाइट के अंदर पे जाओगे, वहां पर एक एमसीए सर्विसेज के अंदर एक फैसिलिटी आती है व्यू कंपनी मास्टर डाटा या व्यू एलएलपी मास्टर डाटा। उसमें कंपनी का नाम डालोगे या एलएलपी का नाम डालोगे, आप क्या कर सकते हो? वहां से कंपनी की डिटेल को चेक कर सकते हो। ये सर्विस भी आपको एमसीए के वेबसाइट पे मिलती है। ठीक है ना? जी सर। चौथा, इंडेक्स ऑफ चार्ज। इंडेक्स ऑफ चार्ज भी किसी कंपनी ने, वैसे चार्ज क्या होता है बताओगे? चार्ज सर अमाउंट हाँ, पे करना कुछ मैंने जब आपकी डेमो क्लास ली थी पेमेंट करनी स्टार्टिंग, पड़ेगी चार्ज। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक डेमो क्लास के टाइम पे बताया था चार्जेस क्या होता है। कंपनी जब डेट फॉर्म में पैसा लेती है, कंपनी ने बैंक से लोन लिया, बैंक हाँ से जी। लोन लेने के बदले में कंपनी ने अपना कुछ सिक्योरिटी क्रिएट करवा दिया, है ना? तो उसके हाँ जी। लिए चार्ज का डॉक्यूमेंट फाइल होता है, चार्ज का फॉर्म फाइल होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने कितना लोन कहाँ से ले रखा है और कितना, क्या कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर रखा है। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये भी हम एलएलपी की, एमसी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। क्लियर है? ओके। हम ऐसे पता कर कंपनी का डेट कितना, चार्ज मींस कंपनी के ऊपर डेट, कर्जा कितना है। बेसिकली ये देखो, कई बार क्या होता है, आपको एग्जैक्ट डेट का नहीं पता चलेगा। अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता करना है तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी। चार्ज सिर्फ सिक्योर्ड ठीक है। सिक्योर्ड डेट को ही दिखाता है, अनसिक्योर्ड को नहीं दिखाता। सिक्योर्ड मतलब जिसके ऊपर सिक्योरिटी क्रिएट हुई पड़ी है। समझ आ गई? ठीक सर है। आपकी वॉइस कट रही है, एक बार और बता दें। हाँ, चार्ज का मतलब होता है जो सिर्फ सिक्योर्ड डेट को दिखाता है। अगर आपको टोटल डेट चेक करना है तो फिर आपको बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी। समझ आ गई? क्लियर है? जी सर। हाँ, तो अभी मैं आपको दो तीन जो ये सर्विसेज है इसके बारे में दिखा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से पता चल जाए। जी सर। ये गए हम MC21, ये MC21 खुलते ही एमसी की वेबसाइट ओपन हो गई। हाँ जी।
एमसीए की वेबसाइट के अंदर एमसीए सर्विसेज है। एमसीए सर्विसेज के अंदर आप मास्टर डाटा, व्यू पब्लिक डिटेल, व्यू कंपनी डिटेल, व्यू कंपनी डिटेल में जाओगे, किसी भी कंपनी का नाम डालोगे, जैसे आपको डालना है अदानी, अदानी अदानी का नाम आपने डाला तो यहाँ पे अलग अडानी की अलग अलग कंपनी आ जाएगी। अडानी, अडानी की कोई भी कंपनी आप उठाओगे, यहाँ पे आपने कोई सी भी कंपनी उठा ली, अडानी की नाम डाला उसमें, और यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे कंपनी की डिटेल आ जाती है पूरी। कंपनी का सिन नंबर क्या है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कौन सी आरओसी के अंदर पड़ता है, ये आरओसी अहमदाबाद के अंदर पड़ता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी है, कंपनी का थोराइज शेयर कैपिटल कितनी है, कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन है ना, कंपनी की ईमेल आईडी क्या है, कंपनी लिमिटेड लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, कंपनी का स्टेटस क्या है, कंपनी की लास्ट एजीएम कब हुई थी, और कंपनी एक्टिव है या इनएक्टिव है या डोरमेंट है, क्या है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, ये भी हमें पता चल जाता है। तो ये कंपनी जो है अडानी एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड है, तो ये कंपनी का पूरा यहाँ पे क्या है, डिटेल आ जाती है। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर है? जी सर, जी सर। तो अगर सर आप, इसे अपडेट करना पड़ता है सारी चीजें? हाँ नहीं, ये तो आरओसी करता है ना, ये काम तो आरओसी का होता है। आपको फॉर्म फाइलिंग जी करनी सर। पड़ती है, तो ये चीजें आरओसी क्या करती है, ये काम सारा किसका होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का होता है। कंपनी जी के सर। रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ये सारे रिकॉर्ड कौन देखता है, आरओसी देखता है। समझ आ आरओसी। गई? हाँ। अगर आपको जी सर। इंडेक्स ऑफ चार्ज देखना है, इसी के नीचे आता है इंडेक्स ऑफ चार्जेस। इंडेक्स ऑफ चार्ज में आपको, मान लो रिलायंस कंपनी का इंडेक्स ऑफ चार्ज देखना है। रिलायंस, किसी कंपनी ने अगर लोन ले रखा है, चार्ज क्रिएट करवा रखा है तो दिखेगा, अगर किसी कंपनी ने नहीं ले रखा तो नहीं दिखेगा। जैसे मैं रिलायंस का चेक कर लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो यहाँ पे रिलायंस का आ जाएगा, अगर है होगा तो आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं आएगा। वो डिपेंड करता है कि रिलायंस ने लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ। तो जैसे ये रिलायंस के है, ये आ गया चार्ज रजिस्टर। रिलायंस ने इतने इतने बैंक से क्या ले रखा है, कितने करोड़ का लोन लिया था ये, कितना? 400 करोड़ का लोन लिया था ये। कब लिया था? 14 मार्च 2023 में रिलायंस ने 400 करोड़ का लोन लिया था। रिलायंस ने एचडीएफसी बैंक से 400 करोड़ का लोन लिया था। हाँ, उस पर चार्ज क्रिएट हुआ पड़ा है। ऐसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया था 12 अक्टूबर 2022 में। कितने का लिया था, ये सारी अमाउंट है। तो ये इंडेक्स ऑफ चार्ज है। तो इससे पता चल जाता है कि भाई कौन कौन से बैंक से कहाँ कहाँ से लोन लिया हुआ है कंपनी ने। समझ आ गई? जी सर। हाँ, कि कहाँ कहाँ पे चार्ज क्रिएट हुआ पड़ा है, तो इससे ये सर पता चलता है। आपकी आवाज रुक रही है। अभी आ रही है? जी सर। तो अब आपकी आवाज रुक कर आ रही है बहुत ज्यादा। एक्चुअली यहाँ पे वेदर थोड़ा खराब हुआ पड़ा है ना, आज बारिश बहुत तेज है। आवाज क्लियर नहीं, बहुत ज्यादा रुक रही है। एक मिनट में दोबारा रिज्वाइन करता हूँ।
अभी आ रही है मंशा सिमरन। अभी आ रही है आवाज मंशा और सिमरन? हाँ जी, अभी आ रही जी है। सर। हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि इस तरह से आप चार्जेस के रिगार्डिंग चेक कर सकते हो। ऐसे ही क्या है, अगर किसी कंपनी को अप्लाई करना है डिन के लिए, तो यहाँ पे डिन के लिए अप्लाई कर सकते। यहाँ पे डिन की सर्विसेज होती है, तो डिन चेक करना है तो यहाँ पे डिन चेक कर सकता है कोई भी पर्सन। समझ आ गई? हाँ जी सर। तो यहाँ पे चेक कर सकता है कि ये डिन किस पर्सन से रिलेटेड है। डीएससी के रिगार्डिंग भी आप यहीं से देख सकते हो, किसी कंपनी का नाम चेक कर, तो काफी सारी सर्विसेज है। तो यहाँ पे एमसीए की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। समझ आ गई? इंडेक्स ऑफ चार्ज। ऐसे ही क्या जी है, सर। एलएलपी की सर्विस भी, जैसे कंपनी की सर्विस होती है, एमसीए की वेबसाइट पे आपको एलएलपी की सर्विस भी मिल जाती है। और एलएलपी की सर्विस कहाँ से मिलेगी? जैसे यहाँ पे कंपनी की सर्विसेज होती हैं, तो आपको एलएलपी की सर्विस भी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है ना? जी सर। हाँ। तो एमसीए आपको एलएलपी की सर्विस भी देता है। एलएलपी की सर्विस में आप किसी भी, जैसे कंपनी का नाम चेक कर सकते हो, तो ऐसे ही एलएलपी का डाटा, एलएलपी का नाम, कब एलएलपी बनी, का एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन से आप सब कुछ कर सकते हो। एक सर्विस देता है ये ई फाइलिंग की। ई फाइलिंग की भाई, आप अपने फॉर्म ऑनलाइन फाइल कर सकते सर एलएलपी जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज है उनका डाटा हम चेक कर सकते हो। हैं? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है जो, हाँ। सिर्फ उनका, अदर कंपनीज को नहीं चेक कर सकते? नहीं, क्योंकि कंपनी और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए ही है। बाकी तो जो दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो तो अलग अलग दूसरे एक्ट के अंदर आती है ना। एमसीए के अंडर सिर्फ हम एलएलपी को ही चेक कर सकते हैं? हाँ, एलएलपी क्योंकि एमसीए के अंदर आती है। मैं आपको बताता हूँ, ये रहा देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। देखो मैं बताता हूँ, ये रहे देखो एक्ट। यहाँ पे वो सारे एक्ट हैं जो किसके अंदर आते हैं? एमसीए के अंदर आते हैं। कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपटीशन एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, हाँ। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी एक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट, पोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ये सारे एक्ट किसके हाँ अंदर जी। आते हैं? ये एमसीए के अंदर आते हैं। समझ आ गई मेरी बात? सिर्फ ये तो आया इसके अंडर, फिर कंपनी क्यों नहीं आ रही दूसरी कंपनी? दूसरी कंपनी कौन सी है? जो होती है हमारी प्राइवेट पब्लिक कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है, वो कंपनीज नहीं आएंगी इसके वो अंडर? सारी कंपनी है ना, उन सारी कंपनी के लिए सर्विसेज है। आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हो। ठीक है ना? फिर पॉइंट क्यों बनाया एलएलपी सर्विसेज का? एलएलपी का पोर्टल अलग है, क्योंकि एलएलपी अलग वो है, बिजनेस एंटिटी है। कंपनी अलग बिजनेस एंटिटी डिफरेंट है ना? एलएलपी कंपनी है। थोड़ी है, एलएलपी तो दूसरी बिजनेस एंटिटी है। तो एलएलपी के लिए हाँ जी, अलग हाँ। से बना रखा है, कंपनी के लिए अलग जो से बना रखा है। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ जी। उसके बाद जो भी फॉर्म आपको फाइल करने हैं, आगे ये सर्विस देता है ई फाइलिंग की। जो भी फॉर्म आपको एक किसी कंपनी को या एलएलपी को फाइल करने हैं, वो सारे आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। कंपनी सर्विस, कंपनी की सर्विस, जैसे कंपनी का कोई नाम चेक करना है, कंपनी का सिन नंबर चेक करना है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करना है, कोई भी कंपनी की कोई कंप्लेंट फाइल करनी है, कोई डॉक्यूमेंट चेक करना है, वो सारी भी आप कंपनी की सर्विस एमसीए सर्विस से ले सकते हो। समझ आ गई? ये सारा जर्नल है, आप पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा पढ़ने में। ठीक है ना? इजी लैंग्वेज। हाँ। कंप्लेंट, आप एमसीए की वेबसाइट पे कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हो। कंप्लेंट आपकी कैसी हुई, आप सीरियस कंप्लेंट है, कोई भी कंप्लेंट है, एमसीए से फीडबैक ले सकते हो, हेल्प ले सकते हो। आप वहां पे अपने डॉक्यूमेंट पूरे अच्छे से चेक कर सकते हो। क्लियर है?
कोई डाउट? हाँ जी जी। सर। हाँ। नो सर। डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विस, किसी भी कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट चेक करना है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। कौन सी कंपनी का डॉक्यूमेंट देखना पड़ चाहोगे आप, सिर्फ 100 रुपये लगते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विस में, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट पे जाओगे। व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट पे जाके किसी भी कंपनी का नाम डालोगे। जैसे आपने नाम डाला रिलायंस का, रिलायंस का नाम डालते ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे। आप चेक करोगे कि आपको कैसा डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सिलेक्ट कर लोगे। जैसे आपको इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए रिलायंस के, कौन से ईयर के चाहिए, कोई सा भी ईयर सिलेक्ट कर लो मान लो। तो जैसे सिलेक्ट करोगे तो ये, क्योंकि रिलायंस पुरानी कंपनी है 2013 में नहीं आएगी, कोई भी पुरानी कंपनी अगर 2006 में चेक करना चाहते हो तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको चेक करना है आप यहाँ से चेक कर सकते हो। लेकिन चेकिंग करने के लिए आपको 100 रुपये की फीस पे करनी पड़ेगी। 100 रुपये की फीस पे करने के बाद आप उस कंपनी के, जो भी कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन से लेके आज तक जितने भी फॉर्म फाइल किए हैं, आप उन सारे फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। समझ आ गई? जी सर। पॉइंट नंबर 10, आपको हाँ जी सर। कोई भी फीस पे करनी है आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। कंपनी को कोई भी फीस, फॉर्म की कोई भी फीस पे करनी है, कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, सारी क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, एनईएफटी से, किसी भी तरह से। पब्लिक सर्च ऑफ ट्रेडमार्क, किसी कंपनी ने कोई ट्रेडमार्क ले रखा है, आप देख सकते हो। कोई लोगो डिजाइन ले रखा है, कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रखा है। टाटा कंपनी का ट्रेडमार्क हो गया, जैसे मारुति सुजुकी का ट्रेडमार्क हो गया, इनके अपने अपने ट्रेडमार्क हैं। तो भाई वो चेक कर सकते हैं कि भाई मान लो सिमरन अपनी कंपनी के लिए कोई ट्रेडमार्क लेना चाहती है, तो पहले वो एमसीए की वेबसाइट पे जाके चेक करेगी कि क्या जो मैं ट्रेडमार्क चूज कर रही हूँ अपनी कंपनी के लिए, क्या वो ऑलरेडी रजिस्टर है या नहीं। अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर है तो वो नहीं ले सकती, अगर नहीं है तो वो ले सकती है। समझ आ गई? जी सर। हाँ। हाँ जी। इन्वेस्टर सर्विस, जो इन्वेस्टर होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर, वो क्या कर सकते हैं, एमसीए की वेबसाइट पे जाके अपने डिविडेंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। वो चेक कर सकते हैं कि कितना उसका अनपेड डिविडेंड है, कितना उसका डिविडेंड आई इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो चुका है। तो ये सारे का सारा क्या है। उसके बाद क्या है, ट्रांजैक्शन स्टेटस। जैसे आप आईसीएसआई की वेबसाइट पे कोई ट्रांजैक्शन करते हो, उसका स्टेटस आप चेक करते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं। आप एमसीए पे कहीं फॉर्म चेक फाइल करते हो, फॉर्म का आप स्टेटस चेक कर सकते हो कि फॉर्म अप्रूव हुआ या नहीं, कोई फॉर्म पेंडिंग है या क्या हुआ, उसका स्टेटस चेक कर सकते हो। समझ आ गई? क्लियर है? तो ये सारी जी सर्विसेज सर। आपको कहाँ से मिलेगी, एमसीए से मिलेगी। कोई डाउट है? नो सर। पेमेंट ऑफ फीस टू एमसीए, आप एमसीए पे पेमेंट किस तरह से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, चलान, आप चलान जनरेट करके ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हो, एनईएफटी से कर सकते हो। एमसीए की वेबसाइट के लिए आपको कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी, एमसीए की वेबसाइट के लिए आपको कौन कौन से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हार्डवेयर, कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप आप यूज कर सकते हो। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, लेटेस्ट ब्राउजर होना चाहिए, एडोब एक्रोबैट होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए। ये सारा आपके पास होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर प्लस इंटरनेट प्लस आपके पास प्रिंटर विंटर होना चाहिए। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? जी सर। बिल्कुल जर्नल है, नो सर। अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। तो सर ऑनलाइन इसके अंदर सेक्शन वगैरह तो नहीं, इसके अंदर क्वेश्चन सेक्शन ना नहीं है, डायरेक्ट लिखते एमसी चलो ये। 21 में कोई सेक्शन नहीं है, अपनी भाषा में भी कुछ भी लिख सकते हो, बस सेक्शन सिर्फ कंपनी। नॉलेज होनी चाहिए आपको। जी ऑनलाइन, सर। हाँ और सर ऑनलाइन। जैसे अपन ने डेफिनेशन लिख दी, उससे उससे रिलेटेड हमें मालूम है और भी चीजें हमें लिखना आ रहा है दिमाग में, तो हम लिख उसे अपने सकते हो, वर्ड्स में तो लिख ये सकते हैं ना। जर्नल है, दिस इज जर्नल, आप लिख सकते हो। ठीक ठीक है ना? है। जी सर। ऑनलाइन इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, मैंने जी आपको सर। बताया भाई, अगर आपको किसी कंपनी का डॉक्यूमेंट चेक करना है
तो आप एमसी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, आपको कंपनी के वेबसाइट पे जाना है, व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है, वहाँ पे कंपनी का नाम डालना है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे वो करना है, चेक करना है, उसको सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आपको बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ऑनलाइन फीस पे करनी पड़ेगी ₹100 की पर डॉक्यूमेंट, पर वेरिफिकेशन, पर कंपनी के वेरिफिकेशन की एक ₹100 की फीस होती है। वो ₹100 की फीस आप पे करके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो। क्लियर है? जी The सर। document filed online once taken out of record ROC office are available for the public viewing on the payment of requisite fees। पेमेंट कितनी है, ₹100। कि जो भी डॉक्यूमेंट मेंटेन किए गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं आरओसी के द्वारा, वो पब्लिक के लिए क्या है, अवेलेबल हो सकते हैं। पब्लिक उनको एक पेमेंट करके चेक कर सकती है। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये पब्लिक डोमेन में होते हैं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। चाहे वो डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, चार्जेस से रिलेटेड हो सकते हैं, एनुअल रिटर्न हो सकती है, आप कंपनी के कोई भी डायरेक्टर की डिटेल, कोई भी बैलेंस शीट, कोई भी चार्जेस के, कोई भी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट आप चेक करना चाहो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। क्लियर है? जी सर। मान लो यस सर। ये तो हो गया कि उस डॉक्यूमेंट को आपने देखा और डाउनलोड कर लिया, लेकिन कई बार क्या होता है, कोर्ट वगैरह आपसे कहती है कि आप उस कंपनी की सर्टिफाई कॉपी लेके आओ। सर्टिफाई कॉपी, सर्टिफाई कॉपी का मतलब होता है कि भाई उस कॉपी पर जो आरओसी है अपनी स्टैंप लगा के देगी आपको। वो कैसे मिलेगा? जैसे अभी सिमरन आपने बुक ऑर्डर की है ना, आपने बुक ऑर्डर, हाँ जी। आप कहाँ गए, आपने कहाँ से ऑर्डर की बुक? मैंने अमेज़न से की थी। आपने अमेजोन पे आप अमेजोन पे गए, आपने बुक को सिलेक्ट किया, आपने नंबर ऑफ कॉपीज को सिलेक्ट किया और कार्ट के अंदर हाँ डाल के पेमेंट कर दी, है ना? आईएस आईस पहले मैंने हाँ जी, हाँ जी सिलेक्ट किया। है ना? तो कार्ट वार्ट में डाल के क्या कर दी, जी पेमेंट कर सर। दी। ऐसे ही जब आपको क्या करना है, सर्टिफाई कॉपी मंगवानी है, एमसीए की वेबसाइट पे आप जाते हो। एमसीए की वेबसाइट पे आप जब भी जाओगे, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज। डॉक्यूमेंट रिलेटेड सर्विसेज के अंदर आप जाओगे, कहाँ पे है, ये एमसीए की वेबसाइट है। एक है व्यू पब्लिक डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हो। एक है सर्टिफाई कॉपी, अगर आपको किसी कंपनी की सर्टिफाई कॉपी चाहिए, मान लो आपको कंपनी की क्या चाहिए, सर्टिफाई कॉपी चाहिए, आपने इस पे क्या किया, क्लिक किया, आप क्या करोगे, कंपनी का नाम डालोगे। मान लो आपको रिलायंस की उसकी सर्टिफाई कॉपी चाहिए, यहाँ से रिलायंस को सिलेक्ट करके आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे कि मान लो आपको बैलेंस शीट चाहिए। बैलेंस शीट आप ईयर सिलेक्ट कर लोगे कि 2021 की चाहिए, सर्टिफाई कॉपी। तो ऐसे आप सिलेक्ट करोगे, वेबसाइट थोड़ा डाउन चल रही है, तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपके आगे ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उस ईयर के बैलेंस शीट वगैरह आपके आगे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगी। आपको वो सिलेक्ट करनी है। पर पेज का चार्ज होता है, एमसी आपसे पर पेज का एक चार्ज करता है। आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कितने पेज चाहिए, कहाँ से कहाँ तक के पेज चाहिए, वहां से वहां तक के पेज आप सिलेक्ट कर लोगे। आपको एक फीस पे करनी पड़ेगी, आप ऐड टू कार्ट कर लोगे। आप ऐसे ही डॉक्यूमेंट, काफी काफी तरह के डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके आप पेमेंट करोगे, आप अपना एड्रेस वैड्रेस डालोगे, आरओसी 1 महीने के अंदर अंदर आपको आपके घर पर कुरियर कर देगी डॉक्यूमेंट। उन सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर आरओसी की क्या होगी,
स्टैंप होगी, उसको बोलते हैं सर्टिफाइड कॉपी। समझ आ गई? क्लियर है? हाँ, उसको बोलते हैं सर्टिफाइड कॉपी। जैसे ये है, आप सिलेक्ट करोगे डॉक्यूमेंट, आपने यहाँ से डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया, आप रिमार्क डालोगे, रिमार्क्स, यहाँ पे कुछ नहीं, आपने डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया, मान लो आपने, आपको ये चारों डॉक्यूमेंट चाहिए, आपने सिलेक्ट कर लिए, आप कंटिन्यू करोगे। टू प्रोसीड सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट काइंडली लॉगिन। पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, एमसीए की वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। मैंने लॉगिन नहीं किया था, आप पहले लॉगिन करोगे एमसीए की वेबसाइट पे, सर्टिफाइड कॉपी में जाओगे। जिस तरह अमेजोन की वेबसाइट पे लॉगिन करना पड़ता है ना, हम अमेजोन पे अपना अकाउंट बनाते हैं ना, जी सर, ऐसे ही जी एमसीए सर। की वेबसाइट पे आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा। फिर आपको, अगर आपको इस तरह से सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट के लिए ऑर्डर करना है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके ऑर्डर कर सकते। समझ आ गई? जो जो चीजें आपको चाहिए, जितनी जी कॉपी सर। आपको चाहिए, जितना ऑर्डर आपको चाहिए, आप सिलेक्ट कर सकते हो वहां से। और पेमेंट करने के बाद आपके हाँ घर जी। पे, आपके एड्रेस पे महीने के अंदर अंदर डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? तो इसको पढ़ना, ये ऐसे ही है, नॉर्मल है, जी सर। अंडरस्टैंडिंग